हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल विशेष एकेडमी बाय नेहा। दिस इज नेहा। तो कैसे हैं आप सब? होप सो सब बढ़िया होंगे। तो गाइज, आज हम करेंगे सीडीपी का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मैं कहूँ बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये रहेगा हमारा सेशन आज का, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर पेपर है, ये सीडीपी का है और सीटेट से रिलेटेड है। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर आप एस्टेट की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें भी ये आपके लिए बेनिफिट रहेगा। तो बस आप वीडियो के एंड तक बने रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सीडीपी के 30 क्वेश्चन, टॉप 30 क्वेश्चन हम आज करेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन है, कक्षा में खेल प्रतियोगिता में हिस्सा लेते समय तनुज अपने दोस्त से कहता है कि वह भाला फेंकने में हिस्सा लेगा और रस्सी कूदने में उसकी बहन जो है हिस्सा ले सकती है, क्योंकि वह एक लड़की है और लड़कियां भाला नहीं फेंक सकती। तो ये क्या है? यहाँ तो ये स्टीरियोटाइप ही दिखा रहा है ना। ठीक है, इक्वालिटी तो यहाँ पे कोई चीज़ दिख ही नहीं रही कि लड़के ये काम कर सकते हैं और लड़कियां जो है भाला नहीं फेंक सकती हैं। ठीक है, तो ये क्या है? ये जेंडर रूढ़िवादिता है। ठीक है, तो डी ऑप्शन हमारा इसमें बिल्कुल करेक्ट है। चलिए, अपसारी चिंतन डैश जबकि अपसारी चिंतन डैश है। ऑप्शन को रीड करते हैं। अपसारी चिंतन जो है कई उत्तरों को प्रोत्साहित करता है, और जो अभिसारी चिंतन है ये एक यही जो है समाधान पर स्थिर रहता है। एक सही समाधान पर स्थिर रहता है अपसारी चिंतन, या कई उत्तरों को ये प्रोत्साहित करता है। गणितीय क्षमताओं को बढ़ावा देता है, मौखिक क्षमताओं को बढ़ावा देता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, और मौखिक क्षमताओं को बढ़ावा देता है, गणितीय क्षमताओं को बढ़ावा देता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, जो आपका डाइवर्जेंट थिंकिंग होता है, डाई मतलब एक से दो, मतलब ज़्यादा ही है ना, एक से ज़्यादा ही है ना, तो ये क्या करता है? ये एनकरेज मल्टीपल आंसर, यानी कि ये कई उत्तरों को प्रोत्साहित करता है। जबकि जो अभिसारी है, ये कन्वर्जेंट थिंकिंग जो है, ये सिर्फ और सिर्फ एक सही समाधान पर जो है स्थिर रहती है। ये इसका ये उल्टा कर दिया ऑप्शन। गणितीय क्षमताओं का कोई लेना देना नहीं है, तो ए ऑप्शन इसमें हमारा बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो है आपका दिया था अभिसारी और अपसारी चिंतन, ये किसने दिया था ये आपको पता होना चाहिए, एस्टेट में डायरेक्ट पूछा जा सकता है। तो जेपी गिलफोर्ड ने जो है अपसारी और अपसारी जो चिंतन है, ये शब्द जो है इनका प्रतिपादन किया था। कब किया था? 1956 में जो है इस चीज़ का, इस चिंतन, दोनों चिंतन का क्या किया था? प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा के बारे में सही नहीं है। ध्यान से देखिए, सही नहीं है। पहला ऑप्शन, समावेशी शिक्षण का अर्थ है कि ऐसे तरीकों से शिक्षण जो बहिष्कृत ना करे। ओके, समावेशी शिक्षण का अर्थ है उस शिक्षा शास्त्र को अपनाना जो सभी शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं का समर्थन करता है। बिल्कुल, ये तो है ही। एक समावेशी कक्षा भाषा शैली में अंतर को जो है समायोजित करती है और सहयोग को ये बढ़ावा देती है। आगे बढ़ते हैं। निश्चित पाठ्यचर्या और मानक मूल्यांकन के आसपास ही एक समावेशी कक्षा का केंद्र होता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आपसे सही नहीं पूछा गया है। ठीक है, तो ये ऐसा नहीं होता। निश्चित पाठ्यचर्या उनकी नहीं होती है भाई, फिक्स करिकुला उनका सेट नहीं होता है, ना मानक मूल्यांकन होता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये मतलब जो है, जो नॉर्मल बच्चे हैं उन्हीं के साथ बैठते हैं और सब कुछ उन्हीं के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, तो ये सभी डेफिनेशन ठीक है भाई समावेशी शिक्षा की, कि समावेशी शिक्षण का अर्थ है कि ऐसे तरीकों से शिक्षण जो बहिष्कृत हम उस चीज़ को ना कर सकें। समावेशी शिक्षण का अर्थ है कि उस शिक्षा शास्त्र को अपनाना जो सभी शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं का बिल्कुल समर्थन करता हो, और एक समावेशी कक्षा भाषा शैली में अंतर को जो है समायोजित करती है, और ये क्या करती है? बिल्कुल सहयोग को ये क्या करती है? बढ़ावा देती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको एक अभिकथन दिया है और उसका रीजन भी दिया हुआ है। चलिए देखते हैं। अभिकथन है यहाँ पर, शिक्षार्थी जो पहले से जानते हैं कि उसके आधार पर अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। ठीक है, उसके आधार पर अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। ठीक है, स्कीमा हो गया ये तो। पैटर्न ढूंढना और पिछले ज्ञान के साथ जुड़ाव बनाने से शिक्षार्थियों को जानकारी को सार्थक रूप से संसाधित करने में क्या मिलती है? मदद मिलती है। इसमें पूछा गया है कि दोनों सही हैं या क्या है। ठीक है, ये मैं आपको बता दूं, इसमें
दोनों ही ऑप्शन बिल्कुल ठीक हैं और जो ए ऑप्शन है वो आप जो आर है इसकी ये बिल्कुल सही व्याख्या कर रहा है। ये स्कीमा है, मैंने अभी अभी आपको बताया है, प्याजे ने ही जो है स्कीमा दिया है कि शिक्षार्थी जो पहले से जानते हैं उसके आधार पर ही अपने ज्ञान का क्या कर ले है, निर्माण कर लेते हैं। और जब पैटर्न हमें उस चीज़ के ज्ञान में हमें पैटर्न मिल गया है और जो हमने ज्ञान सीख लिया है और उसके साथ हम उस पैटर्न का जुड़ाव कर रहे हैं, तो शिक्षार्थियों को जानकारी की सार्थक रूप से जो क्या कर सकते हैं, उसे संसाधित मतलब उसको संसाधन एज ए संसाधन लेने में उसकी वो चीज़ मदद मिलती है, बिल्कुल मिलती है उस चीज़ की। ये ए ऑप्शन हमारा इसमें बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वही अभिकथन, बच्चों द्वारा बचपन अलग अलग संस्कृतियों में अलग अलग तरह से अनुभव किया जाता है। ये आपका अभिकथन है और रीज़न दिया हुआ है कि बच्चों का विकास जो है बिल्कुल सार्वभौमिक है। आपको बताना है कि ए और आर दोनों सही हैं क्या है। तो देखो ए तो सही है लेकिन आर इसमें गलत है। आर जो है रीज़न इसमें गलत दिया हुआ है, ठीक है, इसका इससे कोई भी लेना देना नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर विकास की बात हो रही है कि विकास सार्वभौमिक है और अलग अलग संस्कृति, यहाँ कल्चर की बात हो रही है, ठीक है। तो ए तो सही है कि बच्चों का जो बचपन है अलग अलग संस्कृतियों में है, ठीक है, ये तो बात सही है। लेकिन मैं आपको कहूँ कि ये भी बात सही है लेकिन ये इसको जस्टिफाई नहीं कर रहा, ये रीज़न जो इसके लिए दिया गया है वो गलत दिया हुआ है, ठीक है। तो आपका जो सी ऑप्शन है वो इसमें बिल्कुल करेक्ट है कि ए तो ट्रू है लेकिन आर क्या है, फॉल्स है इसके अकॉर्डिंग, ठीक है, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। नेक्स्ट, अभिप्रेरणा के आरोपण सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से किससे लगातार कोशिश और बेहतर प्रदर्शन की संभावना रहती है। आपको ये टर्म याद रखनी है, लगातार कोशिश और बेहतर प्रदर्शन की संभावना रहती है। सफलता के लिए आंतरिक आरोपण और असफलता के लिए बाहरी आरोपण। ओके, सफलता के लिए बाहरी आरोपण और असफलता के लिए आप आंतरिक आरोपण करते हो। असफलता और सफलता दोनों के लिए आपकी आंतरिक आरोपण होती है और असफलता और सफलता दोनों के लिए ही बाहरी आरोपण होती है। तो जो सी ऑप्शन है ना वो बिल्कुल करेक्ट है, इसको जस्टिफाई कर रहा है। देखो, चाहे असफल हो रहे हो चाहे सफल हो रहे हो, आंतरिक आरोपण ही जो है आपका अंदर से ये जितनी भी चीज़ें हैं ना, तो यही आपको जो है सफल भी बनाती है और असफल भी बनाती है। अभी प्रेरणा के जो आरोपण सिद्धांत के अनुसार क्या है कि असफलता और सफलता दोनों के लिए ही आपकी आंतरिक आरोपण से लगातार कोशिश और बेहतर प्रदर्शन की संभावना होती है। इसके अतिरिक्त जो आरोपण होता है वो समूह शिक्षार्थियों को एक ही गतिविधि में बार बार संलग्न होने से क्या करता है, वो प्रेरित करता है। मान लो आप किसी चीज़ में हो और कोई आपने एग्ज़ाम दिया है और उसमें आप जो है रह गए हो, उसके बाद जब अगले साल वो एग्ज़ाम आता है तो आप फिर से जो है मोटिवेट हो जाते हो। एक ही गतिविधि होगी, बार बार उस चीज़ में आप लग रहे हो तो वो मोटिवेशन ही तो होता है और शिक्षार्थियों में ये क्षमता कार्यों के सफलता और विफलता के परिणामों से आती है, ठीक है। तो सी ऑप्शन इसमें जो सी है, डी पे कर दिया, सी ऑप्शन आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रगतिशील शिक्षा का एक प्रमुख सिद्धांत है, प्रमुख बताना है। छात्रों के सीखने को मापने के लिए मानकीकृत परीक्षण जो है सबसे अच्छा तरीका है। ओके, छात्रों को अपने शिक्षकों से ज्ञान का निष्क्रिय, ये गलत हो सकता है, निष्क्रिय पैसिव तो आपने बच्चे को करना ही नहीं है। सीखना प्रमाणिक कार्यों पर आधारित होना चाहिए, ठीक है। और जो पाठ्यचर्या है वो पूर्व निर्धारित और सार्वभौमिक होनी चाहिए। देखिए, जो सीखना, जो भी आप बच्चे को सिखा रहे हो, प्रगतिशील यहाँ पर जो हम कह रहे हैं, हाँ जी, प्रगतिशील का हम सिद्धांत यहाँ पर बता रहे हैं और प्रमुख सिद्धांत बताना है हमने। तो जो भी आप बच्चे को सिखा रहे हो ना वो बिल्कुल प्रामाणिक होना चाहिए, ऑथेंटिक होना चाहिए। जो भी आप सिखा रहे हो, इवन मैं भी आपको कुछ करवा रही हूँ तो बिल्कुल ऑथेंटिक होना चाहिए। लर्निंग शुड बी बेस्ड ऑन ऑथेंटिक टास्क, ठीक है। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। किसी भी स्टैंडर्ड की हमें अगर आपने स्टैंडर्ड टेस्ट करना है तो कोई भी ऐसा नहीं है, ठीक है, बच्चे के लिए। तो सी ऑप्शन मैंने आपको बताया है कि बिल्कुल करेक्ट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास के किस पहलू में आपको तर्क भी मिलेगा, चिंतन भी मिलेगा, समस्या समाधान भी? किस में होगा? सामाजिक विकास में तो हो नहीं सकता, नैतिक विकास तो मोरल हो गया, गतिक क्या आपका जो चल रहा है, संज्ञानात्मक कॉग्निटिव डेवलपमेंट में ये जो आपकी टर्म्स हैं ये सभी इसमें इंक्लूड हैं। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है। वाइगोस्की जो है प्रस्तावित करते हैं कि बच्चों में स्वनियमन यानी कि सेल्फ रेगुलेशन जो है उसके लिए क्या महत्वपूर्ण है? आपके लिए असंतुलन, ठीक है, अगर आपको स्वनियमन मतलब खुद को ही आपने नियमों में ढालना है, ये वाइगोस्की ने बताया है, ठीक है। तो असंतुलन या आपकी इनर स्पीच अच्छी होनी चाहिए, मतलब वाइगोस्की के अनुसार अडेप्टेशन अनुकूलन या ऑर्गेनाइजेशन संगठन। तो देखो वाइगोस्की ने जो टर्म बताई थी वो बताई थी आपकी बी, ठीक है। वाक जो है इनर स्पीच वो स्वनियमन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। इवन हम भी ये काम करते हैं, हम भी पूरा दिन कहते हैं ना, हम अंदर ही अंदर खुद से बातें करते रहते हैं, अब तूने ये काम करना है, अब तूने ये काम करना है, फटाफट करना है, ठीक है। और स्टूडेंट लाइफ तो ऐसे ही रहती है, देखो सभी स्टूडेंट हैं और मैं भी स्टूडेंट ही हूँ, मैं तो हमेशा ही अपने आप को स्टूडेंट ही मानती हूँ। तो शुरू से ही जब से मतलब कहते हो ना कि दिन शुरू होता है तो खुद को हम रेगुलेट करना शुरू कर देते हैं अपने अंदर। अब ये थोड़ी कि हम पड़ोसी को जाके बताएंगे कि आज हमने पूरे दिन में क्या करना है, ठीक है। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिकथन दिया हुआ है, कॉलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत में जो बच्चे हैं वो कार्यों को उनके परिणाम के आधार पर अच्छा या बुरा समझने से इस समझ पर पहुंच जाते हैं कि जो नियम है और कानून है वो नम्य है और उसको बदले जा सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर कोलबर्ग का तर्क है कि जो नैतिक विकास है वो क्रमिक रूप से जो है चरणों में होता है। आपका अभिकथन ये है और कारण ये दिया हुआ है, ठीक है। जो इसका राइट ऑप्शन है वो क्या है? ये दोनों ही सही हैं, ए और आर दोनों ही सही हैं, लेकिन जो आर है ना आपका जो रीज़न दिया हुआ है वो आपकी जो है अभिकथन की सही व्याख्या कर रहा है, ठीक है। कैसे देखते हैं, जैसे इसमें देखो, अगर देखो इसमें ये दिया हुआ है कि जो नैतिक विकास है वो बच्चे कार्य को उनके परिणाम के आधार पर अच्छा या बुरा दोनों में समझ रहे हैं, ठीक है। और ये भी देख रहे हैं कि नियम और कानून नम्य हैं, फ्लेक्सिबल है, वो आप उसको बदल सकते हो। और जो आपका नैतिक विकास है वो क्रमिक रूप से चरणों में ही होता है, बिल्कुल होता है। ऐसा नहीं है कि एक यहाँ पर है तो आप ऐसे जंप कर दोगे, आप जो बीच में नियम है उसको अपने अकॉर्डिंग आप उसको चेंज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर नीड, ठीक है। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट, हार्वर्ड गार्डनर के जो बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार कौन सा सेट बुद्धि और उसके संबंधित विशेषताओं के सही मेल पर बताना है, ठीक है। अंतः व्यक्ति, ये कौन से होते हैं भाई? इंटरपर्सनल, दूसरों को समझने और उनके साथ संबंध स्थापित करने का कौशल है। तार्किक गणितीय, ये नृत्य नहीं, ये नहीं होता, लॉजिकल मैथमेटिकल। संगीत में प्रदर्शन या रचना करने का कौशल है। और आपका स्थानिक क्या है? ये प्राकृतिक वातावरण की सराहना करने का कौशल है। देखो ये भाई जो सी है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। ये आपका स्थानिक भी नहीं होता, ये तो जैसे मैप वगैरह जो बनाते हैं ना उनके लिए होता है। और लॉजिकल मेथड में आप क्रियाएं मतलब आप खेलोगे कूदोगे थोड़ी, नृत्य थोड़ी करोगे। और जो आपका इंटरपर्सनल होता है, जो ये आपका इंटरपर्सनल होता है ये खुद के लिए होता है, ठीक है। ये अंतर व्यक्ति खुद के, दूसरों को समझने की बात नहीं होती, यहाँ पे खुद को आपने समझना होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम के बारे में क्या सही नहीं है? जो अधिगम है वो शिक्षार्थी के पूर्व ज्ञान पर निर्भर करता है, सही नहीं बताना है, देख लीजिए पहले। अधिगम का तात्पर्य है कि पूर्व वैचारिक स्कीम्स के पुनर्गठन से है, ठीक है। अधिगम सामाजिक क्रिया द्वारा संसाधित होती है और अधिगम एक प्रक्रिया नहीं है बल्कि एक उत्पाद है। देखो उत्पाद कैसे हो सकती है, ये प्रोडक्ट नहीं है, प्रोसेस है नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अधिगम एक प्रक्रिया नहीं है, जो है एक उत्पाद है, ये कथन बिल्कुल भी सही नहीं है। अधिगम सिर्फ और सिर्फ एक प्रक्रिया है, ठीक है, एक प्रक्रिया है, ना कि ये उत्पाद है, ठीक है। तो डी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है क्योंकि आपसे नहीं पूछा गया है।
ये आपके तीनों ऑप्शन ठीक है। जो अधिगम है वो शिक्षार्थी के पूर्व ज्ञान पर निर्भर है, अभी अभी हमने पढ़ा था, और ये है भी। अधिगम का तात्पर्य क्या होता है कि जो पूर्व विचारिक आपके स्कीम्स होते हैं, जैसे आपका स्कीमा दिया था पियाजे ने, तो उसके पूर्ण गठन से बने होते हैं, बिल्कुल है। जो अधिगम है आपके सामाजिक क्रिया द्वारा संसाधित होता है, बिल्कुल होता है, तो डी ऑप्शन इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। कौन सा कारक समस्या समाधान को जो है बढ़ावा देता है? समस्या समाधान कहाँ पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा समाधान मिलेगा? डाई, एक से ज़्यादा में मिलेगा, बस, तो ए ऑप्शन करेक्ट है, और कुछ देखना ही नहीं है। एक से ज़्यादा डाई, ठीक है, दो में होता है, तो यहीं पर आपको जो आपके आपके पास कोई समस्या आई है तो समाधान आपको ज़्यादा मिलेंगे यहाँ पे, ठीक है। कोलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार किस स्तर पर बच्चे जो हैं बिल्कुल आत्म केंद्रित हो जाते हैं और किसी कार्य को करने में अपना ही लाभ देखते हैं? किस में देखते हैं भाई? पहले स्तर के चरण में, पहले स्तर के दूसरे चरण में, दूसरे स्तर के तीसरे चरण में, या तीसरे स्तर के आपके पांचवें चरण में? तो ये पहले स्तर के जो दूसरा चरण, पहले चरण में तो इतने बच्चे को समझ ही नहीं होती है, तो जब अपना ही लाभ देखते हैं तो ये सिर्फ यही है, यहीं पर जो है पहला स्तर है, उसके दूसरे चरण में ये चीज़ को देखते हैं, ठीक है। मैं आपको बता दूं कि जो कोलबर्ग के कितने स्तर हैं, इसको 3 इसके प्राथमिक स्तर हैं, और नैतिक विकास के इन प्रत्येक स्तरों पर आपके 2 चरण होते हैं। जैसे मान लो कि 3 स्तर हैं, 1 2 3, तो 3 आपके स्तर हो गए और 2 आपके क्या हो गए? चरण हो गए, यानी कि 6 तो चरण हैं, 6 आपके चरण हैं, ठीक है, और 3 आपके स्तर हैं, 3 दूनी 6, ऐसे याद कर लेना। और कोलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार पहले स्तर के दूसरे चरण में जो आपका बच्चा बिल्कुल आत्म केंद्रित होता है और किसी कार्य को करने में अपना ही ये क्या दिखता है? लाभ दिखता है। और नैतिक विकास के व्यक्तिवाद और विनिमय चरण में बच्चे जो हैं व्यक्तिगत दृष्टिकोण को दिखाते हैं और व्यक्तिगत ज़रूरतों को पूरा करने के लिए आधार पर ये क्या करते हैं? ये कार्यों का निर्णय लेते हैं, तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंचित वर्गों से संबंधित विद्यार्थियों के समावेशन के लिए आप क्या करोगे? वंचित वर्गों से संबंधित है, विविध परंपराओं के प्रति आप जागरूकता और संवेदनशीलता को यहाँ पर बढ़ाएंगे। नेक्स्ट, पहचान आधारित रूढ़ियों को यहाँ पर आप प्रमाणित और प्रोत्साहन करेंगे, किया जाना चाहिए। सामाजिक रूढ़ि सम्मतता के आधार पर अलगाव तो बिल्कुल भी नहीं करना। समान क्षमताओं के आधार पर विद्यार्थियों को समूह में विभाजित नहीं करना। तो ए जो है हमारा बेटर ऑप्शन है कि विविध परंपराओं के प्रति आप जागरूकता दिखाएंगे और संवेदनशीलता को यहाँ पर बढ़ावा देना चाहिए, तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन उपयोगी निम्नलिखित में से उपयोगी प्रतिपुष्टि की एक विशेषता जो है कौन सी है? आपको उपयोगी प्रतिपुष्टि बतानी है। इफेक्टिव फीडबैक इन द क्लासरूम, यह केवल कार्य के अंत में ही दी जाती है, ठीक है, यह व्यापक और सामान्य होती है, यह केवल परिणामों पर ही केंद्रित होती है, ये सामयिक और विशिष्ट होते हैं। देखो, जो केवल जो है आपका नेगेटिव टैग है कि केवल, एक मतलब केवल का मतलब क्या होता है? आप सिर्फ उसी चीज़ पे जो है डिपेंड रह रहे हो, तो डी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। ये सामयिक होती है और बिल्कुल स्पेसिफिक होती है, विशिष्ट होती है। अगर आपने किसी बच्चे को कोई फीडबैक दिया है तो वो अपने आप में ही विशिष्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समीपस्थ सिद्धांत क्या कहता है कि शैशवावस्था में क्या चीज़ होती है? ये है कि अंग हाथों और पैरों की तुलना में तेजी से बढ़ते हैं, हाथों और पैरों की तुलना में तेजी से बढ़ते हैं। विकास जो है आपका सिर से पांव तक होता है, ठीक है, तो बी ऑप्शन ही इसमें करेक्ट है। वैसे बाकी हम सारे ही पढ़ेंगे। विकास जो होता है वो तेजी से होता है, क्योंकि ये विकास के लिए क्या है, भाषा का जो विकास है वो तेजी से होता है, क्योंकि ये विकास के लिए संवेदनशील अवधि है। सूक्ष्म गति कौशल के विकास के साथ जो आपका यहाँ पर टर्म दी हुई है ना, ये समीपस्थ सिद्धांत, तो ये जो है आपका सिर से पांव तक ही होता है, ठीक है, शैशवावस्था की बात होती है ये, तो बी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको एक अभिकथन आया है और रीजन दिया हुआ है कि विद्यालय पाठ्यक्रम को विद्यार्थियों के सांस्कृतिक ज्ञान को उचित स्थान और मूल्य देना चाहिए। जो पाठ्यक्रम है वो विद्यार्थियों के सांस्कृतिक ज्ञान को उचित स्थान भी देगा और मूल्य भी देगा। रीज़न क्या दिया हुआ है कि विद्यार्थियों को उनकी सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखने के लिए समर्थन प्रदान करना सीखने की प्रक्रिया को क्या कर देता है? सुगम बना देता है, ठीक है। तो देखो ए ऑप्शन इसमें करेक्ट है, ए और दोनों ठीक हैं।
दोनों ही सही हैं और एक ही जो है आर सही, जो बिल्कुल सही सही व्याख्या कर रहा है। जो अभी कथन है कि विद्यार्थियों के सांस्कृतिक ज्ञान को आप उचित स्थान भी दोगे और मूल्य भी दोगे। रीजन दिया हो कि आप जो उनको मूल्य दोगे, उचित स्थान भी दोगे, तो जो उनकी सांस्कृतिक पहचान है उसको बनाए रखने के लिए आप बच्चे को पूरा का पूरा समर्थन दोगे। ठीक है, अगर आप बच्चे को समर्थन दोगे तो उससे सीखने की प्रक्रिया बिल्कुल जो है सुगम हो जाएगी, सरल हो जाएगी। नेक्स्ट, किसे रचनात्मक मूल्यांकन नहीं माना जाएगा? ध्यान से पढ़िए, यहाँ पर कहा गया है कि नहीं माना जाएगा रचनात्मक मूल्यांकन। छात्रों के पूर्व ज्ञान को निर्धारित करने के लिए एक नई अवधारणा की शुरुआत में दिया गया आकलन। नेक्स्ट है, छात्रों और शिक्षकों को अग्रगामी प्रतिपुष्टि प्रदान करने के लिए कक्षा के दौरान दिया गया मूल्यांकन। एक मूल्यांकन कार्य जो मानदंड के एक मानक पैमाने के अनुसार जो है आप क्या करता है, छात्रों की तुलना करने के सहायक है। ठीक है, और एक आंकलन एक छात्र के सीखने में गलत धारणाओं की पहचान करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ये क्या है, सी ऑप्शन इसमें बिल्कुल करेक्ट है। जो एक मूल्यांकन है वो कार्य है जो मानदंड दिया उसके एक मानक पैमाने के अनुसार ही छात्रों की तुलना करने में बिल्कुल सहायक होता है। एक आपके पास बिल्कुल मानक पैमाना दिया हुआ है, ठीक है, तो आप उसके अकॉर्डिंग कैसे कर सकते हो। इसमें आपसे नहीं पूछा गया कि एक मूल्यांकन कार्य जो मानदंड के एक मानक पैमाना ही आपके लिए दिया हुआ है, ऐसा नहीं होता। रचनात्मक मूल्यांकन का मतलब क्या होता है वो देखिए। छात्रों के पूर्व ज्ञान को निर्धारित करने के लिए एक नई अवधारणा की शुरुआत में दिया गया आकलन, ये रचनात्मक मूल्यांकन है। छात्रों और शिक्षकों को आप अग्रगामी प्रतिपुष्टि दे रहे हो, उसको फीडबैक दे रहे हो और कक्षा के दौरान ही आप उसका मूल्यांकन कर रहे हो, ये रचनात्मक मूल्यांकन है। ठीक है, और एक आकलन एक छात्र के सीखने में गलत धारणाओं की पहचान करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इन क्वेश्चंस को करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि आप जो है उनको देखिए, जो है जो इसका जो आपको लगता है कि सही है, फिर अपने आप ही जो बच जाएगा वो नहीं में चला जाएगा। ठीक है, वो चीज़ जो है आपके लिए आसान हो जाती है। आपकी अगला क्वेश्चन है कि पठन वैकल्य की एक विशिष्ट विशेषता कौन सी है? पठन वैकल्य की यहाँ पे बात हो रही है, तो देखो डिसलेक्सिया। ठीक है, बी ऑप्शन इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, बी, डिफिकल्टी इन फोनोलॉजिकल प्रोसेसिंग। इसमें पठन वैकल्य की एक विशिष्ट जो है आपकी विशेषता कौन सी है? डिफिकल्टी इन क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिफिकल्टी इन फोनोलॉजिकल प्रोसेसिंग, डिफिकल्टी इन फिजिकल कोऑर्डिनेशन या डिफिकल्टी इन स्पाइरल एंड अवेयरनेस। देखो डिसलेक्सिया जो है सीखने में कठिनाई है, ठीक है, जो मुख्य रूप से स्टीक और धारा प्रभाव शब्द पढ़ने से है और वर्तनी में जो शामिल कौशल है उसको प्रभावित करता है। और डिसलेक्सिक की जो एक विशिष्ट विशेषताएं हैं, नया क्वेश्चन है ये आपके लिए, एक विशिष्ट विशेषताएं भी हैं, वैसे इसका पढ़ने से है। ठीक है, लेकिन ध्वनि संबंधी जागरूकता भी, फोनोलॉजिकल ध्वन्यात्मक प्रसंस्करण में कठिनाई, ये भी इस चीज को देखता है। मौखिक स्मृति और मौखिक प्रसंस्करण गति में कठिनाइयां, ये भी चीज जो है डिसलेक्सिया देखता है। और जो डिसलेक्सिया है ये आपका बौद्धिक क्षमताओं की सीमाओं में भी होता है। और पठन वैकल्य जो डिसलेक्सिया की एक विशिष्ट विशेषता, ध्वन्यात्मक जो है प्रसंस्करण में बिल्कुल ये कठिनाई देती है। किस प्रकार के प्रश्न एक छात्र की जानकारी का गंभीर रूप से मूल्यांकन करने की योग्यता का आकलन करने में मदद करता है? कि कोई छात्र जो है बहुत गंभीर है, अगर उसका हमने इवोल्यूशन करना है तो वो किस तरीके से उस बच्चे का हम आकलन कर सकते हैं। वे प्रश्न जो शब्द की सरल परिभाषा के लिए पूछते हैं, वे प्रश्न जो छात्र की व्यक्तिगत राय पूछते हैं, या वे प्रश्न जो पाठ को मान्य करने वाले उदाहरणों के लिए पूछते हैं, या वे प्रश्न जो किसी पाठ का सारांश मांगते हैं। हमें सारांश मांगने की, हमें समरी मांगने की क्या ज़रूरत है? वे प्रश्न जो छात्र की व्यक्तिगत राय पूछते हैं, हमने उसकी गंभीरता को देखना है भाई कि क्या ऐसी क्या बात है। ठीक है, आपको एक छात्र की जानकारी लेनी है और वो भी गंभीर रूप से इसका मूल्यांकन करना है। गंभीर यहाँ शब्द देखो तो क्या होगा, तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा, व्यक्तिगत राय पूछते हैं उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाधिता एक डैश स्थिति है जबकि आपकी अक्षमता एक डैश है। बाधिता कैसी है? बाधिता तो बायोलॉजिकल होती है ना। ठीक है, बायोलॉजिकल देख लो यहाँ पर कैसी है, ए ऑप्शन करेक्ट होगा इसमें, यस बायोलॉजिकल है। बाधिता एक आपकी बायोलॉजिकल स्थिति है, जैविक स्थिति है। ठीक है, अक्षमता क्या है? कार्यात्मक स्थिति। आप किसी चीज़ को, डिसेबिलिटी है तो वो आपकी फंक्शनल है, आप उस चीज़ को नहीं कर सकते तो वो डिसएबिलिटी है, मतलब मैं पढ़ नहीं सकती हूँ, जो डिसलेक्सिया है।
ठीक है, तो ये डिसेबिलिटी हो गई है और आपकी जो बाध्यता है वो बायोलॉजिकल है। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट है। और मैं आपको बता दूं ये आपका 2024 का क्वेश्चन पेपर है। कुछ लग रहा है मुश्किल, कुछ भी मुश्किल नहीं है, 2024 का है और ये आपका आपका है लेवल 1 का। ठीक है, नेक्स्ट। इसलिए शुरू में मैंने आपको नहीं बताया, देखना था लास्ट तक कौन रहता है। कौन सा कथन संज्ञान और भावनाओं के बीच के संबंध को उपयुक्त रूप से जो है परिभाषित करता है? कैसे? संज्ञान और जो भावनाएं हैं दोनों स्वतंत्र प्रणालियां हैं। भावनाएं और संज्ञान आपस में एक दूसरे पर पारस्परिक रूप से क्या करते हैं? निर्भर करते हैं। संज्ञान भावनाओं को क्या करता है? प्रेरित करता है। और लेकिन इसका विपरीत सत्य नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। भावनाएं संज्ञान को प्रभावित करती है ऐसा नहीं है। भावनाएं और संज्ञान, चाहे आपका इमोशन है चाहे आपका कोऑर्डिनेशन है, ये दोनों एक दूसरे को पारस्परिक रूप से बिल्कुल एक दूसरे पर ये मतलब क्या है, ये डिपेंडेंट है। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। ठीक है, और ये दिया था आपका रॉबर्ट जजोंक ने, नाम ध्यान रख लेंगे। जजोंक के अनुसार जो है आपका भावनाएं और संज्ञान या अनुभूति आपस में एक दूसरे पर पारस्परिक रूप से क्या करते हैं? बिल्कुल निर्भर करते हैं। तो इस चीज़ को आपने ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राथमिक कक्षाओं में जो भाषा का विकास है वो किस प्रकार जो है संसाधित होता है? यहाँ पर प्राथमिक कक्षाओं की बात हो रही है, तो अमूर्त अवधारणा तो देखो हो नहीं सकती। करने के लिए आप ठोस, बिल्कुल ठोस उदाहरणों का लेंगे। जब शिक्षक औपचारिक भाषा के प्रयोग पर जोर देते हैं उसको लागू करते हैं। ठीक है, और जब शिक्षक बच्चों की मातृभाषा की अवहेलना करेंगे, उपेक्षा करते हैं, ऐसा नहीं होता, आप नहीं कर सकते कि बच्चे की। जब शिक्षक मूर्त वस्तुओं के बजाय संकेतों और प्रतीकों को शुरू करते हैं। ठीक है, तो इसमें एक बार क्वेश्चन को एक बार रीड करती हूँ मैं फिर से। इसमें कहा है कि भाषा को किस प्रकार संसाधित होता है, तो अमूर्त तो नहीं हो सकता, मूर्ति होगा, ये डी आएगा इसमें। भाषा में होता है कि जब बच्चा अमूर्त अवधारणाओं को संदर्भित करने के लिए ठोस उदाहरणों का प्रयोग करता है। और इसमें क्या है कि अमूर्त अवधारणाओं को इनका भौतिक रूप ना होने के कारण उसको परिभाषित आप कर सकते हो, और इससे शिक्षार्थियों के लिए इसे संसाधित करना समझना मुश्किल हो सकता है। और एक ठोस उदाहरण को वास्तविक दुनिया का या अमूर्त या नहीं, आप डी ऑप्शन इसमें ठीक होगा, क्योंकि छोटा बच्चा है, आप उसको जब तक चीज़ें नहीं दिखाओगे, संकेत नहीं दिखाओगे, प्रतीक नहीं दिखाओगे, इसका डी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा जो है आंतरिक अभिप्रेरणा का सही वर्णन करता है? ठीक है, अभिप्रेरणा जो बाहरी पुरस्कारों से आती है, अभिप्रेरणा जो कार्य के व्यक्तिगत आपके आनंद से आती है, अभिप्रेरणा जो दूसरों के साथ आपकी प्रतिस्पर्धा से आती है, जो दंड के भय से आती है इसको छोड़ दो, जो कार्य आपके व्यक्तिगत आनंद से आती है, ये भी हो सकता है। जो बी ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट है कि जो कार्य के व्यक्तिगत, अभिप्रेरणा क्या है? मोटिवेशन क्या है? जिसमें आपका पर्सनल इंजॉयमेंट है, आप उसी चीज़ को बहुत अच्छे से कर सकते हो। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। निम्न में से कौन सा आलंबन स्कैफोल्डिंग का जो उदाहरण है? बोल कर सोचो, संकेत और इशारे, प्रश्न करो, या आधा हल किया उदाहरण दो, या रट कर दोहराव करो। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं आपकी। सी ऑप्शन इसमें करेक्ट है। ठीक है, इसमें आपका क्या होता है? स्कैफोल्डिंग में बोल कर सोचो वयस्क होता है, उससे हम जो हैं ज्ञान प्राप्त करते हैं, उसको स्कैफोल्डिंग बोलते हैं। इसमें क्या, थिंक अलाउड, बोल कर सोचो, संकेत और इशारे भी इसमें होते हैं, प्रश्न भी इसमें पूछे जाते हैं, और आधा हल किया उदाहरण भी होता है। तो सी ऑप्शन इसमें आपका बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विकास के क्रम में जो बच्चे हैं वो सूक्ष्म पेशीय कौशल से पहले सकल पेशीय कौशल विकसित करते हैं, यानी कि सूक्ष्म पेशीय कौशल से ये सकल पेशीय, सकल, ठीक है, ये करते हैं। और ये दर्शाता है कि विकास अराजक है, शीर्षगामी है, रेखीय है, या समीप दूरा, ये वही जो है समीप दूराभिमुख है। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल इसमें बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो शरीर का जो मध्य भाग होता है वो शरीर के एक बाहरी भाग की तुलना में बहुत जल्दी विकसित होता है। मध्य भाग जल्दी विकसित होता है कंपैरिजन टू बाहरी भाग। ठीक है, सबसे पहले आपके पूरे हाथ या पैर की गतियों को देखा जाता है, फिर कोहनी और घुटने के जोड़ को नियंत्रित किया जाता है, और अंत में उंगलियों की विशेष पहुंच को जो है नियंत्रित किया जाता है। तो ये बिल्कुल ठीक है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार कौन सी जो क्षमता है मूर्त संक्रियात्मक सोच को पूर्व संक्रियात्मक सोच से अलग करती है? ठीक है, मूर्त संक्रियात्मक सोच को पूर्व
उससे पूर्व से अलग करती है। इंद्रियों का समन्वय नहीं, ये तो फर्स्ट स्टेज में होता है। परिकल्पित तार्किकता बिल्कुल ऊपर अपर स्टेज में होता है। ऑब्जेक्ट परमानेंस फर्स्ट स्टेज, ये आपका विकेंद्रीकरण, ठीक है, विकेंद्रण। जीन पियाजे के जो संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के जो विकेंद्रण है वो आपकी मूर्त संक्रियात्मक सोच को जो आपकी पूर्व संक्रियात्मक सोच से बिल्कुल अलग करती है, बिल्कुल करती है। और विकास के पूर्व संक्रियात्मक जो आपके चरण में बच्चे किसी स्थिति या समस्या के सिर्फ क्या करते हैं, सिर्फ एक पहलू पर ही ध्यान करते हैं। जबकि अगर मूर्त संक्रियात्मक चरण की अगर हम बात करें तो जो बच्चे हैं विकेंद्रीकरण के रूप में ये क्या करते हैं, ये बिल्कुल जाने जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रस्सी कूदते समय पैर में रस्सी फंसने के कारण आउट होने के बाद जो अरु कहती है कि उससे रस्सी ने जानबूझकर आउट किया है, रस्सी ने कर दिया उसे जानबूझकर, तो संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में जो है बच्चे इस तरह का जो है तर्क देते हैं, ये देते हैं, ये आपका देते हैं प्री ऑपरेशनल, ठीक है, प्री ऑपरेशनल पूर्व चालन अवस्था में देते हैं। सेंसरी में देते, बच्चा तो उसमें बिल्कुल ही छोटा सा बेबी होता है, कैसे देगा, ठीक है, तो ये उसको देते हैं। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, सीखने के सामाजिक संरचनावादी विचार इस बात की वकालत करते हैं, ठीक है, सोशियो कंस्ट्रक्टिव व्यूज ऑफ द लर्निंग एडवोकेट दैट द शिक्षार्थी दूसरों से निष्क्रिय काट दो, शिक्षार्थी सक्रिय रूप से क्या करते हैं, ज्ञान का निर्माण करते हैं। व्याख्यान देने और समझाने से सक्रिय, व्याख्यान नहीं दोगे तो क्या होगा, नहीं होगा कुछ भी, प्रत्याहार इसको भी छोड़ो। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है कि जो शिक्षार्थी हैं सक्रिय रूप से क्या करते हैं, ज्ञान का निर्माण करते हैं। तो गाइस कैसा लगा ये वीडियो, मुझे उम्मीद है टॉप 30 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है प्लीज़ आप सभी आप लाइक ज़रूर करेंगे, शेयर आप मैक्सिमम करें, सब्सक्राइब रेड बटन ज़रूर प्रेस करें, ऑल पर ज़रूर क्लिक करना है आप सबको, ताकि चैनल पर जितनी भी वीडियोस आएँ उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। इससे पहले मैं जो है आपके साथ टॉप 30 क्वेश्चन और भी कर चुकी हूँ और इसकी भी प्लेलिस्ट आपकी अलग से बनी हुई है CDP की, ठीक है। तो हम CDP को भी अब जो है मैं सोच रही हूँ कि इसको भी थोड़ी गति देते हैं, साथ साथ आपके लिए हिंदी के लिए भी क्लासेस आएंगी जो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट रहेगी। तो बस आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि आपको एक ही जगह सब कुछ मिलेगा। हरियाणा जीके की सीरीज़ ऑलरेडी हमारी चल रही है, प्लेलिस्ट जो है अब बिल्कुल अपडेटेड है और आप देख सकते हैं। चलिए मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइज एंड टेक केयर।